हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने डिफरेंट टाइप के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। आपकी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी वैरायटी की सेल्स हैं और इन वैरायटी ऑफ सेल्स की वजह से आपकी ह्यूमन बॉडी में 3 मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के या कितने मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 3 मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो 3 मूवमेंट कौन से हैं? तो नंबर 1 अमीवॉइड मूवमेंट, नंबर 2 सिलियरी मूवमेंट और नंबर 3 मस्क्यूलर मूवमेंट। तो अब हम एक एक टाइप के मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीवॉइड मूवमेंट के बारे में। अमीवॉइड मूवमेंट क्या होता है, ये जानने से पहले आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि हमारी होल ह्यूमन बॉडी में, हमारी संपूर्ण ह्यूमन बॉडी में केवल कुछ ल्यूकोसाइट या WBC सेल्स ही ऐसी सेल्स हैं जो अमीवॉइड मूवमेंट शो कर सकती हैं। यानी कि आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में केवल कुछ WBCs ही अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं और वो सेल्स हैं मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल ऐसी 2 WBCs हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं जो अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं। अब क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हमने WBCs को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट्स। तो अब यह जानना बहुत जरूरी है कि मैक्रोफेज जो है वो एग्जाम्पल है ए ग्रैन्युलोसाइट्स का, जबकि न्यूट्रोफिल सेल एग्जाम्पल है ग्रैन्युलोसाइट्स का। तो यहां पर बच्चों 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी WBCs हैं जो ए ग्रैन्युलोसाइट भी हैं और अमीवॉइड मूवमेंट को शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेज। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी WBCs हैं जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और अमीवॉइड मूवमेंट को शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ल्यूकोसाइट या WBCs हैं जो अमीवॉइड मूवमेंट शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहां से बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स ही केवल अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं, बाकी आपकी सेल्स ऐसा नहीं कर सकती। तो उन 2 डिफरेंट रीजन में से पहला रीजन है कि ये दोनों सेल्स यानी कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं। दूसरा रीजन है कि इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस जैसा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम सभी ने यह पढ़ा हुआ है कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सभी सेल्स अपनी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या रखती हैं, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सभी एनिमल्स की जो सेल्स हैं उनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटर प्रोजेक्शन से कुछ फिंगर लाइक या कह सकता हूं मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहां पर मैक्रोफेज सेल्स एंड न्यूट्रोफिल सेल्स में ये एबिलिटी है कि ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं और इन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को ही आप स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। तो स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से होता है और यह कैपेबिलिटी है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल में कि वो इन फॉल्स फीट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। स्यूडोपोडिया के अंदर साइटोसॉल और माइक्रोफ्लामेंट भरे होते हैं और हम सभी जानते हैं कि माइक्रोफ्लामेंट साइटोस्केलेटन के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लामेंट्स हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। दैट इज द रीजन कि स्यूडोपोडिया अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से लोकोमोशन में हेल्प करती है। पर हमेशा याद रखिए कि हमारे बॉडी की ऐसी सेल्स जो अमीवॉइड मूवमेंट कर सकती हैं वो ऐसी सेल्स भी हैं जो फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। दैट इज द रीजन कि हमारी बॉडी में मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल सेल्स फैगोसाइटिक सेल का एग्जाम्पल भी है और ये अपने स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से
फैगोसोम का फॉर्मेशन भी कर सकती हैं, जिससे बैक्टीरिया का इंजेशन या किसी एंटीजन को इंजेस्टेड करने में इनसाइड द सेल ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो फैगोसाइटोसिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सेल्स जो अमीवॉइड मूवमेंट कर सकती हैं वो सेल्स फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। यानी कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दो ऐसी सेल्स हैं जिनमें अमीवॉइड मूवमेंट भी है और ये फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। दैट इज द रीजन कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी बॉडी में फैगोसाइटोसिस करती हैं, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया को ये सेल्स अपने फैगोसोम, जो कि स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से ही बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उन फैगोसोम में ये एंटीजन को कैप्चर कर लेती हैं और अपनी सेल के अंदर उस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्टेड कर लेती हैं। देन आफ्टर वो फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया सेल के अंदर लाइजोसोम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें प्रेजेंट लाइजोजाइम्स, यानी कि लाइजोजाइम्स आर एंजाइम्स, उनकी एक्टिविटी से लाइस हो जाते हैं। तो एक शब्द है, एक वर्ड है, यहां पर एक टर्म है जिसका नाम है डायपैडेसिस। तो डायपैडेसिस अमीवॉइड मूवमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। तो लिटरली डायपैडेसिस एक ऐसा अमीवॉइड मूवमेंट ही है, या मैं कह सकता हूं कि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब कि जब भी आपकी बॉडी में कोई कट लगता है, आपकी बॉडी में आपकी स्किन जब बर्न हो जाती है या आपकी स्किन में कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उन बैक्टीरिया के एंटर होने की वजह से अब ज़रूरी होता है कि उन बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए आपकी साइट ऑफ इंजरी के सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेजेंट मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स ब्लड वेसल्स से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आए और फिर वो साइट ऑफ इंजरी तक जाकर हमारे जो साइट ऑफ इंजरी पर बैक्टीरिया या एंटीजेंस हैं उनको एलिमिनेट करें। तो ये प्रोसेस जो है उसको हम कलेक्टिवली इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जहां पर हमें चोट लगती है, कट लगता है या हम बर्न होते हैं, वहां पर एक स्वेलिंग हमें आ जाती है, वहां पर सॉइल स्ट्रक्चर हम देखते हैं बन जाता है, जिसमें रेडनेस और हॉटनेस भी आपको देखने को मिलती है। कलेक्टिवली इस रेडनेस, हॉटनेस और स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इतना आप समझ लीजिए फिलहाल कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो साइट ऑफ इंजरी के सराउंडिंग जो भी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स में से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स अमीवॉइड मूवमेंट के थ्रू माइग्रेट होकर ब्लड वेसल्स से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आ जाती हैं, यानी ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स के बाहर आने के लिए मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल जो भी अमीवॉइड मूवमेंट करती हैं उसको आप स्पेशल नाम देते हैं यहां पर डायपैडेसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायपैडेसिस इन्फ्लामेशन के दौरान मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल का ऐसा अमीवॉइड मूवमेंट है जिसमें ये सेल्स ब्लड वेसल्स से माइग्रेट होकर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आती हैं। चलिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? तो पहले आप एक अपना कंफ्यूजन सॉल्व कर लीजिए। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस ऐसा नहीं है कि केवल मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स में ही देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको सभी यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में लहरों की तरह या तरंगों की तरह एक मूवमेंट होता रहता है जिसको आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। और इसके पीछे का रीजन है कि यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टाइप के माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक नेटवर्क है जो सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, जिनमें माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं जो एक्टिन मायोसिन से बने हुए हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में लहरों या तरंगों की तरह जो मूवमेंट होता है उसको आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। तो यहां पर हम सभी को एक डाउट होता है, वो ये कि साइटोप्लाज्मिक
स्ट्रीमिंग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, तो फिर सभी यूकैरियोटिक सेल अमीबॉइड मूवमेंट क्यों नहीं कर सकती? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमीबॉइड मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रीजन जो है वो है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन। अगर कोई सेल स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती है तो वो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को यूटिलाइज करके अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकती है। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि अमीबॉइड मूवमेंट केवल मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन अमीबॉइड मूवमेंट में स्यूडोपोडिया के अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या इस मूवमेंट में हेल्प करने का काम करती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं सीलियरी मूवमेंट क्या होता है। तो सीलियरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली सीलिया हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे या कम लेंथ के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे स्यूडोपोडिया जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो सीलिया हैं वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि सीलिया जो है वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटर प्रोजेक्शन से जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाती है जिनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, उन्हें आप सीलिया कहते हैं। और 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? 9 पेरिफेरल डबलेट और 2 सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो इन सीलिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में व्यवस्थापित होते हैं। यानी कि सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट और 2 सिंगलेट जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। सीलिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। सीलिया हमेशा ओवर लाइक वर्क करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर लाइक वर्क? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब एक नाव को बहुत सारे लोग चलाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपने देखा होगा कि जनरली एक नाव को जब बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं तो वो बहुत सारी रॉड लिए रहते हैं। जो नाव को चलाने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी रॉड लिए रहते हैं, और वो रॉड को इस तरीके से मूव करते हैं कि सभी रॉड एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब कि अगर एक रॉड आगे की ओर जा रही है तो सभी रॉड जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी, या अगर कोई एक रॉड पीछे की ओर जा रही है तो सभी रॉड जो हैं वो पीछे की ओर जाएंगी। इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो मूवमेंट नाव में आप देखते हैं रॉड का, उसे आप ओवरलाइक मूवमेंट कह सकते हैं। तो सीलिया का मूवमेंट भी इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। यानी कि एक सीलिया सेल की अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो सभी सीलिया जो हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर कोई सीलिया इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो बाकी सभी सीलिया भी इसी तरह सेम डायरेक्शन में क्या करती हैं? मूव करती हैं। इस प्रकार के मूवमेंट पैटर्न को आप कहते हैं ओवरलाइक। ओके, अब आप हमेशा याद रखिए कि जब भी सीलिया मूव करती हैं तो सीलिया के मूव करने की वजह से उनके सराउंडेड जो फ्लूइड होता है उसमें भी मूवमेंट होने लगता है, और यही रीजन है कि सीलियरी मूवमेंट आप ह्यूमन बॉडी में कुछ इंटरनल ट्यूब लाइक ऑर्गन्स में देख सकते हैं, जिन ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे कुछ ऐसे इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में जिनके अंदर इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है। और हम कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रैकिया जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिसको हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब ऐसे ट्यूब्यूलर इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स हैं जिनकी इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होती है, और ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होने की वजह से सीलिया जब मूव करती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ट्रैकिया
में सीलियरी मूवमेंट हेल्प करता है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल में, यानी कि जब भी आप एयर को इनहेल करते हैं तो इनहेल्ड की गई एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया या एंटीजेंस, उनको रिमूव करने में ये सीलियरी मूवमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड द ट्रैकिया। जबकि फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आप देखेंगे कि इनर लाइनिंग पर जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंस है, वहां पर सीलिया के मूवमेंट की वजह से ओवम जो है उसका मूवमेंट होता है और इस वजह से जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करता हुआ यूट्रस तक पहुंच सकता है। तो अल्टीमेटली सीलियरी मूवमेंट का कंसेप्ट यह है कि सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये ओवर लाइक मूवमेंट करते हैं, यानी कि जब भी सीलिया में मूवमेंट होता है तो उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि सीलियरी मूवमेंट की वजह से हम अपने ट्रैकिया से रिमूव कर सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को जो इनहेल्ड एयर के साथ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी इनर लाइनिंग पर सीलियरी मूवमेंट की वजह से ओवम या एग जो है वो अपना मूवमेंट कर सकता है और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंच सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीलिया की तरह ही इंटरनल स्ट्रक्चर रखने वाले कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स भी हमारी ह्यूमन बॉडी की कुछ स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे मैच्योर स्पर्म जिसको आप स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ह्यूमन मेल के स्पर्मेटोजोआ में सीलिया की तरह ही 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप फ्लैजिला कहते हैं और ये फ्लैजिला भी स्पर्म के लोकोमोशन और मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिए कि सीलिया और फ्लैजिला दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक से हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि सीलिया एक सेल के सराउंडिंग या एक सेल की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन से बनने वाले स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनने वाले लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। सीलिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में यानी कि ओवर लाइक वर्क करती है, जबकि फ्लैजिला में विप लाइक मूवमेंट होता है यानी कि हंटर की तरह मूवमेंट होता है। तो हमारे स्पर्म में यानी कि मैच्योर स्पर्म में जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहेंगे, उसमें फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी और फ्लैजिला की वजह से स्पर्म में लोकोमोशन होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्रोटोजोआ की, तो कुछ प्रोटोजोआ भी फ्लैजिला को रखते हैं जो सीलिया की तरह ही इंटरनल स्ट्रक्चर रखने वाला एक ट्यूब्यूलर लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये प्रोटोजोआ भी इस फ्लैजिला की वजह से अपना लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली सीलियरी मूवमेंट एंड फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो आपको ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। सीलियरी मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हमारे इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स जैसे ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब। जबकि फ्लैजिलर मूवमेंट आपको ह्यूमन में कहां देखने को मिलेगा? तो ह्यूमन मेल के स्पर्मेटोजोआ में। चलिए, तीसरा मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या है? तो आपकी बॉडी के ज्यादातर मूवमेंट जो हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। देखिए, सीलियरी मूवमेंट के लिए सीलिया रिस्पॉन्सिबल है, अमीवॉइड मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपकी बॉडी के जो ज्यादातर मूवमेंट है जैसे कि आपके जॉ का मूवमेंट, आपके लिम्स का मूवमेंट, आपकी टंग का मूवमेंट, आपके आईलिड्स का मूवमेंट, आपके बाइसेप्स या आर्म का मूवमेंट, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी ज्यादातर मूवमेंट है उनके पीछे का रीजन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ऐसे मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होते हैं, आप उनको क्या कह सकते हैं? मस्क्यूलर मूवमेंट। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आपकी बॉडी में जितने भी मस्क्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं उनमें से कुछ मस्क्यूलर मूवमेंट वॉलेंटरी हैं, यानी कि उन मूवमेंट को आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जबकि कुछ मस्क्यूलर मूवमेंट जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो इनवॉलेंटरी हैं, जिन्हें आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपकी बॉडी में जो वॉलेंटरी मूवमेंट है वो कौन से हैं और इनवॉलेंटरी मूवमेंट हैं वो कौन से हैं? तो जो भी आप अपनी बॉडी के पार्ट या अपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को अपनी इच्छा से मूव कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट। जैसे कि आप अपनी टंग का मूवमेंट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आप अपने जॉ का मूवमेंट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आप अपने हाथों को अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, उनको हिलाना डुलाना बंद कर सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट हमारी बॉडी में क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट।
इनवॉलेंटरी मूवमेंट वो है जो आप अपनी इच्छा से ना तो कर सकते हैं ना उन्हें रोक सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट में होने वाला मूवमेंट, क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, तो आपके हार्ट का मूवमेंट एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट माना जाएगा। आपके स्टमक में होने वाला चर्निंग मूवमेंट, आपकी इंटेस्टाइन में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। तो अगर आपने मस्कुलर टिश्यूज को पढ़ा है तो हमने देखा वहां पर कि 3 डिफरेंट टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। एक स्केलेटल टिश्यूज, दूसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और तीसरा आपका होता है कार्डियक टिश्यूज या कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, जिसे आप कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो स्केलेटल मसल्स हैं वो इकलौती ऐसी मसल्स हैं या मस्कुलर टिश्यूज हैं जो वॉलेंटरी हैं। बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स आपकी बॉडी में इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। तो ये कहना अब बहुत आसान हो जाएगा कि जितने भी आपकी बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट हैं उनमें इन्वॉल्व मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं, और जो भी आपकी बॉडी में इनवॉलेंटरी मूवमेंट हैं उनके पीछे या तो कार्डियक मसल्स का रोल है या फिर स्मूथ मसल्स का रोल है। तो बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या सेंटेंस को पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और वो ये था कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। देखिए फिर से बोल रहा हूं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोशंस हो रहे हैं वो सभी क्या हैं? मूवमेंट हैं। और लोकोमोशंस वॉलेंटरी मूवमेंट है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। और वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये इकलौती ऐसी मसल्स हैं जो वॉलेंटरी मूवमेंट रखती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में लोकोमोशन के लिए किस बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना जरूरी है, तो आपका आंसर होगा लिम्स का। तो अब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। कैसे मैंने इस चीज को ड्राइव्ड किया? आपकी बॉडी में वॉलेंटरी मूवमेंट स्केलेटल मसल की हेल्प से हो रहा है, आपकी बॉडी में लोकोमोशंस वॉलेंटरी मूवमेंट है। लोकोमोशन में किस बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है? लिम्स का। इसका मतलब हुआ कि लोकोमोशंस के लिए लिम्स की स्केलेटल मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यही रीजन है कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के कंपैरिजन में इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलेटल मसल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसलिए आने वाले टॉपिक्स में हम स्केलेटल मसल्स के डिटेल स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को काफ़ी डिटेल्स में स्टडी करेंगे और उनको जानेंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में लोकोमोशन होता है तो नो डाउट कि लोकोमोशन के लिए स्केलेटल मसल्स जो हैं लिम्स की वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि लोकोमोशन के लिए स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स के अलावा परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके स्केलेटल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन लोकोमोशन के लिए जरूरी है कि आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और आपका स्केलेटल मसल्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करें, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं? परफेक्टली लोकोमोशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में तीनों डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा। आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताएं। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्केलेटल मसल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।